नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा और आज हम भारत के उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री पढ़ने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण 62 प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं। देखिए, अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाके भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो सभी टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। साथ ही अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एसएसटी देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं और उसके अलावा आप मेथड्स देखना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। आज इस कड़ी में हम 62 प्रश्न लगाने वाले हैं जो कि इन सभी टॉपिक्स से लिए जाएंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उज्जवल जीके पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना न भूलें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करके और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक और मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। पहला प्रश्न आता है हमारा उपराष्ट्रपति से है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम कितने माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। देखिए, हमारा अनुच्छेद 65 है और ये बताता है कि 6 महीने तक जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है या पद उसका खाली है या उसकी मृत्यु हो चुकी है या महाभियोग जो है लगाया जा चुका है तो उस दौरान उपराष्ट्रपति जो है वो अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक के रूप में जो है राष्ट्रपति का पद जो है धारण कर सकते हैं। और इसमें जो उपराष्ट्रपति है वैसे ये कौन होता है, राज्यसभा का सभापति। तो उस दौरान जो राज्यसभा का सभापति है उसकी ये भूमिका नहीं निभाएगा, ये राष्ट्रपति के जो पद की जो भी कार्य हैं उनको देखेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति। 64 अनुच्छेद में ये बताया गया है। राज्यसभा के जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता करने का काम उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है तो कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका की तर्ज से लिया गया है। उपराष्ट्रपति हेतु कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। सबसे पहले वे भारत का नागरिक हो, 35 साल की एज पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सार्वजनिक जो प्राधिकरण है उसमें किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वो दोनों ही उपराष्ट्रपति के पद जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। राज्यसभा, लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो वहाँ केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष के लिए। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र जो है देता है। उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कहाँ पर किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उसमें आपके उन विवादों का निपटारा किया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, वो भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प सबसे पहले कहाँ पर पास होना जरूरी है, तो देखिए वो राज्यसभा का होता है सभापति होता है राज्यसभा का, तो इसीलिए राज्यसभा जो होती है वहां पर इसका संकल्प जो है पारित किया जाता है। अगर हम उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है और आज के टाइम में, और भारत की जो संचित निधि है वहां से दिया जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं,
तो कार्य तो बहुत सारे हैं। यहाँ पर मुख्य कार्यों की बात होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। राज्यसभा में निर्णायक मत देने का इसको अधिकार होता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में ये काम करता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे उपराष्ट्रपति के। अब देखेंगे हम भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी भी इसको कहा जाता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, जिसको कि हम क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार का पहला जो विधि अधिकारी होगा वो कौन होगा? भारत का महान्यायवादी। ये देखिए, सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, ये अनुच्छेद है आपके 76 और ये बताता है कि राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो महान्यायवादी के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने कार्यकाल पर बना रहता है। महान्यायवादी संसद के किस सदन की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है? तो देखिए, वैसे तो ये लोकसभा खास तौर पर वहां पर उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन ये दोनों सदनों में दोनों सदस्य का, देखिए दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों का ही ये सदस्य जो है नहीं होता। और लेकिन ये देखिए, साथ ही साथ ये मताधिकार जो है उसमें न ही ये मताधिकार में भाग ले सकता है, लेकिन इसको बोलने का अधिकार होता है। मताधिकार में भाग लेने का अधिकार जो है होता है, और ख़ास तौर पर ये लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उसमें कार्यवाही में भाग लेता है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो शीतलवाड़ जी थे, श्री MC शीतलवाड़। आजकल वर्तमान में 15वें महान्यायवादी कौन हैं? तो 15वें महान्यायवादी जो हैं वो हैं के वेणुगोपाल। अब अगले प्रश्न जो आते हैं वो कैग से संबंधित हैं। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तो जो है वो कैग से संबंधित है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहते हैं, इसका पद किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम से कैग का पद जो है लिया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? इसका कार्य, जो महत्वपूर्ण कार्य है, ये क्या करता है? केंद्र और जो राज्य सरकार होती है उसके लेखों का ऑडिट करता है। ऑडिट करता मतलब लेखों का लेखा परीक्षण जो है ये करता है। कैग का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल या तो 6 साल का होगा और अगर या फिर 65 साल का, जो भी पहले होगा वो इसका कार्यकाल होगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। देखिए, उच्चतम जो न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जाता है, उसी आधार पर इसको भी हटाया जा सकता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मंत्रिमंडल की सलाह पर। कैग को वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो भारत की संचित जो निधि है वहां से कैग को वेतन भत्ते जो है दिए जाते हैं। अगला आता है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं, तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो निहित होती हैं वो प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। देखिए, केवल नाम मात्र का अगर कार्यकारी प्रमुख देखें तो वो राष्ट्रपति है, और अगर वास्तविक कार्यकारी शक्तियां देखें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति लोकसभा में किस नेता को प्रधानमंत्री चुनता है? जो बहुमत दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये बताया गया है अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति के बीच में संवाद के लिए जो बीच की कड़ी का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री की योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। और
25 साल की उम्र जो है कम से कम 25 साल का हो, दिवालिया पागल घोषित न हो, किसी भी पद जो कि लाभ का पद है उस पर न हो, अगर वो है तो उसको लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। ठीक है, वह संसद के किसी सदस्य जो सदन है राज्यसभा या लोकसभा उसका सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत जो है संसद के किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो पद और जो गोपनीयता की शपथ दिलवाने का काम करता है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आता है, प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य बनने के लिए कितने माह का समय दिया जाता है? तो प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य बनने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वैसे तो 5 साल का दिया हुआ है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। देखिए, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी जो सदन है इसका ये सदस्य बन सकता है। प्रधानमंत्री पद मुक्त हो सकता है। देखिए, या तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किए जाने पर, या लोकसभा में अविश्वास जो मत है प्रस्ताव पारित होने पर। तो इन तीनों ही जो है कड़ियों में ये क्या कर सकता है? अपने पद से विमुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री को वेतन दिया जाता है तो 1,60,000 रुपये वेतन दिया जाता है, और अगर भत्तों की बात करें तो अलग से जो है भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, संसद सदस्य के बराबर जो है इसकी तनख्वाह है। मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले हैं कैबिनेट मंत्री, फिर है राज्य मंत्री और फिर है उपमंत्री। उपमंत्री सबसे जो है निम्न होते हैं, उससे ऊपर राज्य मंत्री होते हैं और उससे ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का लघु और सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय कौन सा है? अगर हम मंत्रिपरिषद के लघु और सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय की बात करें तो वो है कैबिनेट मंत्री। देखिए, ये जो मंत्री होते हैं ये मंत्रिपरिषद के पहले दर्जे के या प्रथम स्तर के सदस्य होते हैं। देखिए, इनको जो कैबिनेट मंत्री है इनको वरिष्ठतम मंत्री भी कहा जाता है। कैबिनेट मंत्री होता है तो कैबिनेट मंत्री जो होता है वो विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है या वरिष्ठ मंत्री होता है। देखिए, कैबिनेट जो मंत्री होता है वो किसी विभाग के कार्यभार का निर्वाह करने वाला क्या होता है? वरिष्ठतम मंत्री होता है। कैबिनेट जो मंत्री होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिलकर मंत्रिमंडल जो है इसका गठन करते हैं। राज्य मंत्री होते हैं तो जो राज्य मंत्री होते हैं ये वैसे क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अधीन रहते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो होते हैं ये सेकंड लेवल के मंत्री होते हैं, सेकंड लेवल के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद में। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहलाते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन से मंत्री कहलाते हैं? जो किसी विभाग के वरिष्ठतम मंत्री हों और राजनीतिक प्रमुख हों जिन्हें कि उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया हो। देखिए, कोई भी विभाग है उसका अगर स्वतंत्र रूप से प्रभार कोई कैबिनेट मंत्री या जो प्रधानमंत्री है वो दे देता है तो वो कहलाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला। और ये जो मंत्रिमंडल होती है कैबिनेट उसकी बैठकों में भाग नहीं लेते, तब तक नहीं लेते जब तक इनको आमंत्रित नहीं किया जाता। मंत्रिपरिषद के तृतीय स्तर के सदस्य कौन से होते हैं? ये उपमंत्री होते हैं। देखिए, ये राज्य मंत्री और जो कैबिनेट मंत्री है उनके अधीन रहते हुए उनकी हेल्प करते हैं, उनके हेल्प करते हुए काम करते हैं। ये मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले सकते और न ही इन्हें किसी विभाग का जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री की मूलभूत योग्यताएं कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो भी कोई सांसद होता है उतनी योग्यताएं जो है इस मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री की मूल योग्यता होती है। देखिए, 6 महीने के भीतर जो है संसद के किसी सदन का उसे जो है सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है, यानी कि मंत्री बनना जरूरी है 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होते हुए। उस मंत्री को जिसको कि कैबिनेट मंत्री बनाया गया है या फिर राज्य मंत्री बनाया गया है या फिर आपके उप मंत्री बनाया गया है।
मंत्रिपरिषद के मंत्री अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं। अनुच्छेद 75 का जो सेकंड है ये बताता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सदन के सदस्य थे, जो हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे वो किस सदन से थे? तो देखिए ये असम से थे और राज्यसभा के असम से सदस्य थे, यानी कि आपके राज्यसभा कौन सा सदन है? तो ये उच्च सदन है, तो उच्च सदन के सदस्य थे। और वैसे अगर देखा जाए तो जो होता है आपके प्रधानमंत्री, वो किस सदन का प्रतिनिधित्व करता है? वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति कैसी होती है? अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो समानों में फर्स्ट की स्थिति होती है, ठीक है, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स, ठीक है, यानी कि जो समान मंत्री हैं उनमें पहला मंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संवाद की कड़ी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, और ये बताया गया है अनुच्छेद 48 में, नहीं 48 नहीं है, 78 है। प्रधानमंत्री किस सदन का नेता होता है? तो अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो ये लोकसभा का नेता होता है। और लोकसभा कैसा सदन है? ये निम्न सदन है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, अच्छा नीति आयोग कौन सा है? जो था आपके योजना आयोग, प्रधानमंत्री योजना आयोग, इसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। देश की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो देश की सेनाओं का अगर राजनीतिक प्रमुख देखें तो प्रधानमंत्री होता है। किसी भी विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम सीटों की संख्या क्रमशः कितनी है? देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कई बार पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न वो इसी में दिए गए हैं, ठीक है। 500 सीटें तो हैं, सबसे अधिकतम है विधानसभा की, और 60 सीटें जो हैं वो न्यूनतम सीटें हैं विधानसभा की। कब वे किस संशोधन में मताधिकार आयु 21 से 18 वर्ष की गई? तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मत देने की आयु। वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 हैं। संसदीय प्रणाली की सरकार में कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो मंत्रिमंडल जो होती है वो संसदीय प्रणाली की सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति जो है संसदीय शासन प्रणाली में मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। किचन कैबिनेट का दूसरा नाम क्या है? आंतरिक कैबिनेट को ही किचन कैबिनेट कह देते हैं। दरअसल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनमें से भी जो महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको मिलाकर किचन कैबिनेट जो है वो बनाई जाती है। संसदीय सचिव को नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। देखिए प्रधानमंत्री ही क्या करता है, इसको शपथ दिलवाता है संसदीय सचिव को, और प्रधानमंत्री जो है वो ही उसके प्रति ही संसदीय सचिव जो है ये क्या रहता है, ये उत्तरदायी रहता है। और ये जो पद है आपके संसदीय सचिव का ये असंवैधानिक है, मतलब संविधान के अंतर्गत ये पद नहीं आता। मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? मंत्री परिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अगर अविश्वास मत पारित हो जाता है तो पूरी की पूरी जो मंत्री परिषद है उसको इस्तीफा जो है वो देना पड़ता है। अगर एक मंत्री के प्रति एक मंत्री के विरुद्ध अगर लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो गया है तो पूरी मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है, कब तक रह सकती है? जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर कार्यशील रह सकती है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री बना रह सकता है? तो 6 महीने तक बना रह सकता है। राष्ट्रपति सामान्यतः किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री देखिए न तो ये मनोनीत होते हैं, ठीक है, न ही ये निर्वाचित होते हैं और न ही ये चयनित होते हैं। ये क्या है, ये नियुक्त होते हैं। कैबिनेट मिशन, अच्छा एक चीज और, जो आपके मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं वो 2 बार शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है, एक बार तो सिंपल सांसद की और दूसरी बार मंत्री की, कैबिनेट की या राज्य मंत्री उनकी अलग से वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। अच्छा एक चीज और, मंत्रिमंडल में होते हैं तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। देखिए जो दूसरे मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, वो कैबिनेट मंत्रियों के कहने पर भाग तो ले सकते हैं कैबिनेट मंत्री की बैठक में, लेकिन अगर वैसे मंत्रिमंडल या कैबिनेट, मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडल का मतलब ही कैबिनेट होता है, ठीक है, कैबिनेट। तो कैबिनेट जो है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता कौन से हैं, तो जवाहरलाल जी नेहरू जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है प्रधानमंत्री रहे थे। वे प्रधानमंत्री जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री चुने गए, तो जवाहरलाल जी नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, ये जो है 2 बार प्रधानमंत्री जो है चुने गए लगातार। पंडित नेहरू के निधन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, तो गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए इस प्रकार से आज हमने 62 जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो देख लिए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।